अभी ये इसके साथ स्टार्ट करेंगे आरटीपी। अगर किसी पॉइंट में मैं आंसर्स बोलता रहूंगा, अगर किसी पॉइंट में आपको इशू आए कि ये इसका आंसर नहीं लग रहा तो उस केस में मुझे बताना, ठीक है? वो वाला हम डिस्कस कर लेंगे। अम, इसका फर्स्ट है स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बस सिंपल ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका आंसर फॉल्स है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच का बाइफरकेशन है उसके ना आगे भी और क्वेश्चंस है, तो हम तब डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। वैसे किसी को इसमें डाउट है कि रेवेन्यू और कैपिटल में मेन बाइफरकेशन क्या है, या आपको ये पता है कि ये कैपिटल ही है? सभी को पता है मेरा, आई गेस। सेकेंड है इसमें री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बट नॉट सेल। इसका आंसर पता है? जो फॉरफीटेड शेयर्स हैं जब दोबारा से उन्हें री इशू किया जाता है तो उसे अलॉटमेंट बोलेंगे या उसे सेल बोलेंगे उस टाइम पर? सेल। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट हो चुका था पहले ही। अलॉटमेंट जिस टाइम पर कंपनी आईपीओ करती है, जिस टाइम पर कंपनी शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है खरीदने के लिए, अलॉटमेंट तो उसी टाइम हो जाता है। अगर कोई आदमी पैसे नहीं दे पाता है बाद में तो कंपनी शेयर्स फॉरफीट कर लेती है और उसके बाद दोबारा से किसी और को देती है, पर अलॉटमेंट तो हो ही चुका था ना, तो दोबारा से अलॉटमेंट नहीं हो रहा, तो इसीलिए इसको इसको क्या बोला जाता है कि ये सेल है। तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये गलत है, ये सेल ही होता है, तो इसलिए भी फॉल्स है। थर्ड है if the effect of errors committed cancel out, the errors will be called compensating errors। यहाँ तक तो बात ठीक है, अगर इफेक्ट कैंसल आउट हो जाए, मैंने किसी चीज को 1000 से ज्यादा डेबिट कर दिया और किसी दूसरी एंट्री में एक चीज को 1000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो बराबर गलती करी है डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, तो इसको कंपेंसेटिंग एरर बोलेंगे। एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, ये भी फॉल्स है, क्योंकि कंपेंसेटिंग एरर्स के केस में ट्रायल बैलेंस तो हमेशा मैच कर ही जाता है, इसीलिए उनका नाम कंपेंसेटिंग एरर्स है, तो ये वाला भी फॉल्स है। देयर आर टू वेज ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करेंट, ये फॉल्स है क्योंकि देयर आर थ्री वेज, तीन तरीके होते हैं, दो नहीं होते। Next, in case of consignment sale, ownership of goods will be transferred to consignee at the time of receiving the goods। इसका आंसर क्या है? ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। क्यों? सर इसके ओनरशिप तो उसके पास रहती, कंसाइनी के पास रहती है ना ओनरशिप। हाँ, ओनरशिप कंसाइनर जिस आदमी ने खरीदा है, जो थर्ड पार्टी है, उसको ट्रांसफर होती है, कंसाइनी को तो कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। कंसाइनी तो सिर्फ एक एजेंट है, कंसाइनी के पास तो ना सेल से पहले ना सेल के बाद कंसाइनी तो खरीद ही नहीं रहा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क सबके सब किसके रहते हैं? जो कंसाइनर है उसी के रहते हैं, तो ये भी फॉल्स है। In case the due date of a bill falls after the date of closing the account, the interest from the date of closing to such due date is known as reading interest। इसका पता है आपको? जो ड्यू डेट है, जैसे अगर मैं अकाउंट करंट बना रहा हूँ और उसमें ड्यू डेट कोई भी एक सर्टेन मंथ है, 31 मार्च है, और उसमें ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं या ऐसे बिल्स आ रहे हैं जिनकी ड्यू डेट 31 मार्च से आगे चली जाती है, तो वो जो एक्स्ट्रा पीरियड का इंटरेस्ट होता है मैं उसे रेटिंग इंटरेस्ट ही बोलता हूँ। इसका एक क्वेश्चन भी है स्टडी मटेरियल में, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो ये वाला ट्रू है। ठीक है, एक सेकेंड, मैंने इसका वेटिंग रूम डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि ना जेनू बार बार पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है। लास्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
ये आंसर भी फॉल्स है। इसका एक्ट है लिमिटेड लायबिलिटी LLPs Act 2008। LLP जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसका गवर्निंग एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं है, उसका ही एक्ट है। तो फर्स्ट के ये आंसर्स हैं। सेकंड है जो फर्स्ट थ्योरी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। इंग्लिश छोड़ो, कोई वैसे जनरल हिंदी में एक्सप्लेन कर सकता है कि क्या डिफरेंस होता है? बेसिक डिफरेंस क्या है एक प्रोविजन में और एक कंटिंजेंट लायबिलिटी में? सर प्रोविजन हम बनाते हैं खुद से और कंटिंजेंट लायबिलिटी अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। प्रोविजन ये भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। प्रोविजन तो हम बनाते हैं ना, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह, हाँ, तो आप तो प्रोविजन फॉर हम क्रिएट करते हैं और वो कभी भी अराइज हो सकता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी हम ही बनाते हैं। मुझे क्या पता कि डेटर पैसे देगा या नहीं, तो ये भी अगर तुम सोचो तो ये भी एक कंटिंजेंट लायबिलिटी हो सकती है। हो सकता है डेटर दे, हो सकता है ना दे, मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। एक कोर्ट केस है, हो सकता है मैं जीतूं, हो सकता है मैं हारूं, उसे मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोल देता हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फिर एक प्रोविजन क्यों है? दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों में ना बेसिक डिफरेंस ये रहता है, जो प्रोविजन है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसकी ना मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ हैपनिंग। और जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है उसकी लेस देन 50% होती है। ये इन दोनों में बेसिक फर्क है, मोस्टली यही फर्क है कि प्रोविजन 50% से ज्यादा चांस है कि ये चीज होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तभी बन रहा है जब मेरे को पता है कि मोर देन 100% तो मैं कभी भी नहीं बोल सकता ना। 100% अगर मैं बोल दूं तब मैं प्रोविजन थोड़ी बनाऊंगा, तब तो मैं बैड डेट रिकॉर्ड ही कर लूंगा ना। अगर मुझे पता ही चल गया कि पैसा नहीं आएगा तो मैं प्रोविजन थोड़ी ना बनाऊंगा, उस केस में तो मैं बैड डेट की एंट्री कर दूंगा कि पैसा सीधा डूब ही गया। प्रोविजन तब बनता है जब मुझे ये पता है कि ये चीज के 50% से ज्यादा चांसेस है कि ये मुझे पैसा नहीं देगा। और कंटिंजेंट लायबिलिटी वही चीज है जिसकी 50% से अभी कम प्रोबेबिलिटी है कि होगा या नहीं होगा। फिर एक डिफरेंस तो ये है, एक डिफरेंस ये है कि प्रोविजन जो है हम इसे रिकॉर्ड करते हैं अपने पास, और जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है इसको हम फुटनोट की फॉर्म में दिखाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर लिखे हुए हैं हमारे पास, सेकंड का एक provision is a present liability of uncertain amount which can be measured reliably. अब reliability क्या है कि वही more than 50% हमें पता है कि ये हो जाएगा by using a substantial degree of estimation. और contingent liability is a possible obligation that may or may not crystallize depending on occurrence or non-occurrence of one or more future events. तो दोनों में ही कहीं ना कहीं कुछ estimates हैं। ये भी, इसका भी हमें नहीं पता, पर इसमें हम एक सर्टेन रिलायबिलिटी के साथ बोल सकते हैं कि ये हो सकता है। तो इसका ये मतलब है कि मैं मोर देन 50% श्योर हूँ कि ये होगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी के केस में मैं लेस देन 50% श्योर हूँ। A provision meets the recognition criteria, a contingent liability fails to meet the same recognition criteria। यही है कि more than 50% वाली बात है, जब more than 50% हमें पता है तो हम recognize कर लेंगे, और ये नहीं है तो हम इसे recognize नहीं करते अपने पास। Provision is recognized when an enterprise has present obligations arising from past events. An outflow of resources embodying economic benefits is probable. ये देखो, economic benefits is probable,
and reliable estimate amount can be made of the amount of the obligation। एक चीज और है कि मेरे को, और ये थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ पॉइंट में भी यही चीज है कि एक कोर्ट केस है, मुझे आज पता है कि मैं हार जाऊंगा, पर वो केस हारने के बाद भी मेरे पास से कोई पैसे नहीं जाएंगे, तो ये केस को भी मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास से कोई पैसों का आउटफ्लो नहीं है। जैसे अगर फोर्थ पॉइंट में ये पढ़ोगे कंटिंजेंट लायबिलिटी में, इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स that it is less likely that any economic benefit will outflow from the firm to settle the obligation, it discloses the obligation as a contingent liability। एक कोर्ट केस है, आपको पता है आप हार जाओगे, आप श्योर हो, पर वो कोर्ट केस हारने के बाद भी जो आप डैमेजेस पे करने वाले हो वो पैसा है ही नहीं, आपकी पॉकेट से तब भी पैसा नहीं जाएगा, तो भी आप उसे कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलोगे, क्योंकि अगर पैसा वैसे भी नहीं जा रहा तो मैं अकाउंटिंग में उसे रिकॉर्ड तो कर ही नहीं पाऊंगा ना। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के दो आप बोल सकते हो, एक तो वो जब किसी इवेंट में पैसा जाएगा मेरी पॉकेट से और उसके होने की प्रोबेबिलिटी 50% से कम है, और दूसरा वो जहां आपको पता है कि एक सर्टेन केस है जो आप हार जाओगे, एक इवेंट है जो होगा, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कोई एक सर्टेन इवेंट है आपको पता है होगा, मगर उस इवेंट की वजह से आपको पैसों का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट आउटफ्लो नहीं होने वाला आपकी फर्म से, तो वो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी ही रहता है। ठीक है, तो यही, वैसे तो इसमें ना 4 पॉइंट्स का ज्यादा कोई सेंस बनता नहीं है, जो 4 पॉइंट्स में इन्होंने दिया है, मेरे हिसाब से इसमें 3 पॉइंट्स ही होने चाहिए, बट ये एक पॉइंट को इन्होंने खींच करके लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड का बी, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे AS10 पता होगा, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, AS26 पता होगा, इंटैंजिबल एसेट्स। तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज क्या है? उनका यूज यही है कि बेसिक यूज यही है कि ये एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करते हैं कि हमारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, वो अपनी मर्जी से कोई भी तरह की बैलेंस शीट ना बनाते रहे, कुछ सर्टेन रूल्स हो जो उन्हें फॉलो करने हो, तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। जैसे जब हम AS2 की बात करते हैं, इन्वेंट्री, तो दो ही तरीके हैं इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के, फीफो और वेटेड एवरेज, आप लीफो पे नहीं कर सकते, तो ये उन्होंने मना कर दिया ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर ना हो तो कंपनीज के लिए अपने प्रॉफिट्स को, अपनी इनकम स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना भी इजी हो जाएगा। कंपनीज ऐसा क्यों करना चाहेंगी? क्योंकि कंपनी इन्वेस्टर्स से पैसा लेती है, तो हर कंपनी चाहेगी कि हमारा P&L इस तरीके से दिखाई दे कि इन्वेस्टर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो यहाँ पैसा लगाने के लिए, तो हमारे वहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है कि आप इस तरीके से प्रॉफिट रिकॉर्ड कर पाओगे, इस तरीके से नहीं कर पाओगे। और मेजर चीज तो ये है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, जैसे डेप्रिसिएशन में भी 3 ही मेथड्स अलाउड हैं, पर हैं तो उससे ज्यादा, पर हम सिर्फ 3 ही फॉलो कर सकते हैं जो AS10 में लिखे हैं, तो इन सब से थोड़ी यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होती है, इसीलिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है। और ये भी देख लेते हैं कि RTP में आंसर क्या है। The main advantage of setting accounting standards is that the adoption and application of accounting standards ensure uniformity, सेम बनेंगे सबकी स्टेटमेंट्स, कंपेरेबिलिटी, दो दो ऑर्गेनाइजेशन की मैं बैलेंस शीट या P&L तभी कंपेयर कर पाऊंगा ना जब उन्होंने सेम प्रिंसिपल्स यूज करके अपने प्रॉफिट निकाले हो, तभी कंपेरेबल है। अगर एक कुछ और मेथड फॉलो करता है और दूसरा कुछ और मेथड फॉलो करता है, तो मैं उनकी बैलेंस शीट या P&L कभी कंपेयर कर नहीं पाऊंगा, तो कंपेरेबिलिटी खत्म हो जाएगी। एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वही चीज है कि एक बैलेंस शीट को मैनिपुलेट कर सकते हैं लोग, ताकि लोग उससे, मतलब एक गलत रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, वो कोई भी पर्पस हो सकता है कि आप क्यों गलत रिप्रेजेंट करना चाहते हो फैक्ट्स एंड फिगर्स को। मे बी आपको कोई लोन लेना है जिसके लिए वो हेल्प करेगा, मे बी इन्वेस्टर्स को ल्योर करना है कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो मेरे लिए बहुत सिंपल है, एक पेपर ही तो मैनिपुलेट करना है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना हो तो बहुत आसान हो जाएगा। The other advantages are reduction in variations, तो ये यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी आएगी तो वेरिएशन कम हो जाएंगे। Disclosures beyond that required by law and ease in comparison, तो कंपैरिजन में हेल्प करेगा और यूनिफॉर्मिटी आएगी।
ये 2 के दोनों हो गए। 3 का ए, गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। अब ये आप लोग बताने वाले हो। इसका फर्स्ट बताओ, सर परचेज। एक चीज वैसी पूछनी थी, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं कोई चीज जैसे प्रॉफिट वगैरह बेचते हैं तो प्रॉफिट की अलग से एंट्री नहीं करते ना। दोबारा से बोलो। जैसे हम जैसे फर्नीचर बेच रहे हैं या कुछ कोई भी आइटम हम बेच रहे हैं तो अगर उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की अलग एंट्री तो नहीं होगी ना, वो फर्नीचर के अमाउंट के अंदर ही डाल देंगे ना। ये क्वेश्चन आपको बोलता है ऐसा? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ एक। अगर आप इन्वेंट्री बेच रहे हो, अब इसमें दो चीजें होती हैं। अगर आप इन्वेंट्री बेचते हो तो आप इन्वेंट्री के, आप सेल में, तो आप सेल लिखते हो ना, कैश टू सेल, तो आप सेल के अंदर इंक्लूड कर दोगे। बट अगर आप फिक्स्ड एसेट बेचते हो, फिक्स्ड एसेट बेचते टाइम आपको प्रॉफिट अलग से रिकॉर्ड करना है। देखो उसका रीजन होता है। मेरे पास ये बैलेंस शीट है, अब ये ध्यान से देखना, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स लिखे हुए हैं। फिक्स्ड एसेट में लिखी है मशीन। ये मशीन मैंने खरीदी थी, बैलेंस शीट में तो वही वैल्यू दिखती है जिसमें मैंने खरीदी थी। मैंने खरीदी थी 10,000 की। आज मैं इसे बेच रहा हूँ, ये मशीन को मैं बेच पा रहा हूँ प्रॉफिट में। अभी मत पूछना कैसे मशीन कैसे प्रॉफिट में, एग्जांपल है। मैं इसको बेच पा रहा हूँ, इसका सेलिंग प्राइस आज है 12,000। 12,000 में मैं बेच रहा हूँ। देखो अगर मैं ये एंट्री कर दूँ, कैश में बेच रहा हूँ, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 12,000। और अगर मैं ये एंट्री कर दूं टू मशीन और मैं इसी में प्रॉफिट इंक्लूड कर दूं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये हो जाएगी, बैलेंस शीट में जब कोई एसेट होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है। आज तक जो ये मशीन है उसका डेबिट बैलेंस था कितना, 10,000 का। जिस दिन ये मशीन आपके पास से चली गई, इसका बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए। अगर किसी चीज का डेबिट बैलेंस 10,000 है, उसे जीरो करना है तो क्रेडिट करोगे 10,000 से ही। ठीक है, इसको अगर मुझे मशीन बिक गई तो अब ऑब्वियसली बैलेंस शीट में तो नहीं दिखनी चाहिए, तो बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए ना। इसको अगर जीरो करना है तो जीरो करने के लिए इसे क्रेडिट करने की जरूरत है 10,000 से। बट अगर आप प्रॉफिट के अमाउंट के साथ क्रेडिट कर दोगे, अब मैं यहाँ क्रेडिट कर दूं 12 से, तो मशीन का तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ना 2,000। तो ये जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी। ये अब मेरे को मशीन का 2,000 क्रेडिट बैलेंस दे देगी, तो इस बात की कोई सेंस ही नहीं बनती। मशीन क्रेडिट कैसे हो सकती है? इसकी एंट्री इसीलिए हमें करनी पड़ती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीन। मशीन क्रेडिट 10 से ही हो सकती है जो उसकी बुक वैल्यू थी, उससे ज्यादा से नहीं, उससे कम से नहीं। अगर कम बिकेगा तो कम से होगी, पर अगर पूरी मशीन बेच दी तो आप उसकी बुक वैल्यू से क्रेडिट करोगे उसे। कैश तो 12,000 आया, और यहाँ पर टू पी एंड एल, ये प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है 2,000। इसके पीछे का रीजन ये है। बट जब हम इन्वेंट्री को बेच रहे होते हैं ना, उस टाइम पर मैं इन्वेंट्री को तो डेबिट या क्रेडिट कर ही नहीं रहा, मैं तो सेल को क्रेडिट कर रहा हूँ ना। तो मैं सेल के अंदर पूरा प्रॉफिट ऐड करके क्रेडिट करता हूँ। बाद में जब ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो सेल में से परचेज तो उसमें अलग अलग लिख देते हैं फिर। हाँ, उसमें बैलेंस बच जाता है। पर फिक्स्ड एसेट में ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट की सेल ट्रेडिंग या पी एंड एल में थोड़ी ना जा रही है, सिर्फ प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, तो मुझे प्रॉफिट लिखना भी अलग से पड़ता है। ठीक है, हाँ सर। अब इस पे, अब चलो थर्ड का फर्स्ट बताओ। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम निगम फॉर 3,000 पोस्टेड टू शुभम अकाउंट एज 300। इसका जर्नल बताओ रेक्टिफिकेशन के लिए। कैलकुलेट कर लो। चलो कर लेते हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम निगम, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी पर फर्नीचर टू निगम 3,000, यही एंट्री होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री क्या थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू निगम 3,000।
मैंने कर क्या दिया, इनकरेक्ट। फर्नीचर टू शुभम हाँ 300 रुपए। मैंने कर दिया फर्नीचर टू शुभम, पर सिर्फ शुभम को 300 से क्रेडिट करा है मैंने, जो फर्नीचर है वो तो पूरा ही हुआ है। वो पोस्टेड पूरा को मैं इस एंट्री को पहले तो मैंने गलती कर दी कि निगम की जगह मैं शुभम के लेजर में ले गया, और शुभम के लेजर में मैंने इसको पोस्ट कर दिया 300 रुपीज में। तो मैंने शुभम को 300 से क्रेडिट कर दिया, जो करना ही नहीं चाहिए था। तो शुभम को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, शुभम को ठीक करने के लिए हम शुभम को डेबिट कर देंगे 300 से। आज शुभम 300 से क्रेडिट हो गया ना, जो गलती थी, तो शुभम को डेबिट कर दो। तो शुभम अकाउंट डेबिटेड 300। ठीक, दूसरी गलती क्या है, ये जो निगम है इसको क्रेडिट करना था 3000 से, हमने तो ये भी नहीं करा। तो निगम को क्रेडिट करो 3000 से। तो निगम 3000, पर अभी जर्नल मैच नहीं करता। अब बताओ क्या करेंगे, सस्पेंस। डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि पोस्टिंग का एरर था ना, जब मैं लेजर में लेकर के गया तो मैंने अमाउंट गलत लिख दिया, तो जो डिफरेंस है वो सस्पेंस में चला जाएगा। यहाँ पर एक ना आरटीपी में मैं देख रहा था, यहाँ कुछ एरर है आरटीपी में, यहाँ ना एक रेक्टिफिकेशन की जरूरत आरटीपी में भी है। आरटीपी ने इसकी एंट्री लिखी है शुभम अकाउंट फर्नीचर अकाउंट टू निगम अकाउंट 300 2700 3000, ये फर्नीचर नहीं है, इसको सस्पेंस होना है। ये सब निगम क्रेडिट कैसे होगा ये बताना। निगम को तो क्रेडिट होना ही था ना, क्योंकि ओरिजिनल एंट्री में हमने निगम में तो हम उसे भूल गए, ओरिजिनल एंट्री ये होनी थी फर्नीचर टू निगम 3000, बट हमने निगम को क्रेडिट किया ही नहीं, हमने पोस्ट कर दिया शुभम के लेजर में 300 से, तो निगम तो छूट ही गया ना, ये वाला पार्ट तो छूट ही गया करना। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट। A sales return of 5,000 to Jyoti was not entered in the financial accounts, though it was duly taken in the stock book. स्टॉक बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एंट्री नहीं करी तो एंट्री कर देंगे, बस एंट्री तो स्किप हो गई, सेम एंट्री कर दो। इसकी क्या एंट्री होगी सेल रिटर्न की, सेल रिटर्न टू हाँ जो सेल की होती है उसे उल्टा कर दो, बस सेल की जगह फिर हम सेल रिटर्न बोलेंगे। तो इसकी इसकी तो बस जर्नल पास कर देंगे, सेल्स रिटर्न टू जो अमाउंट है उन अमाउंट्स के साथ। ठीक है, third, investments were sold for 75,000 at a profit of 15,000 and passed through sales account। हमने इन्वेस्टमेंट बेची है 75 में, और इस 75 के अंदर ही प्रॉफिट भी था 15 का, पर मैंने किया क्या कि इस एंट्री को सेल अकाउंट में डाल दिया। तो मुझे करना क्या था, मुझे इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना था, है ना, और मुझे साथ के साथ प्रॉफिट को क्रेडिट करना था। पर मैंने क्या किया, देखो इसमें ये होना चाहिए था, अगर ये एंट्री कैश की होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड, आपके पास 75,000 आए टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 60, क्योंकि इस 75 के अंदर 15,000 प्रॉफिट है, तो आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट कितने की रही होगी, 60 की, तभी तो 60 और 2 PNL आ जाएगा। और यहाँ आना चाहिए 2 PNL 15। ये एंट्री करनी चाहिए थी, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, पर आपने क्या करा, आपने सेल रिकॉर्ड कर लिया इसको, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, हमने ये कर दिया 75। तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, गलती क्या है, ये गलती है ना, इसको रिवर्स कर दो, सेल को डेबिट कर दो दोबारा से, तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड
75,000 जो सेल को क्रेडिट कर दिया था उसे डेबिट कर दिया, ये जीरो हो गया, ये गलती रेक्टिफाई हो गई। और ये वाला पार्ट जो अनरिकॉर्डेड रह गया, ये तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, इसे क्रेडिट कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट टू P&L 60,000 और 15,000। ठीक है, ये भी इजी था। अगर किसी टाइम पे भी कोई डाउट आए तो पूछ लेना। Next, an amount of 10,000 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expenses। वैसे हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम सोच सकते हैं। इसकी क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी? पहले सोचो होना क्या चाहिए था, कर क्या दिया, जिस चीज जो गलती करी है उसे रिवर्स करो, और जो होना चाहिए था उसमें जो पार्ट मिसिंग रह गया उसे उस एंट्री में डाल दो, एंट्री बन जाएगी। ड्राइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंसेस। हाँ ठीक है, क्योंकि हमने ड्राइंग्स को स्किप कर दिया। हमें करना क्या था, हमें करना था ड्राइंग्स टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए थी, हमने कर दिया ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश। तो आप ट्रेड एक्सपेंसेस को अब क्रेडिट कर दो, वो जीरो हो जाएंगे, और इसी जर्नल में ड्राइंग को डेबिट कर दो, क्योंकि पहले किया नहीं थे, तो जर्नल ठीक हो जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इसी अमाउंट से। अब नेक्स्ट पर आते हैं कैपिटल और रेवेन्यू। अब अभी आपको इसमें कितना पता है या नहीं है मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स एज कैपिटल और रेवेन्यू। पहले मुझे ये बताओ क्राइटेरिया क्या होता है, हम क्या चीज चेक करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? अरे नॉन रिकरिंग वाले कैपिटल है, रिकरिंग वाले रेवेन्यू। यहाँ ना शायद पता ना चले उस चीज से, चलो देखते हैं। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? कैपिटल। क्यों, रीजन? रीजन तो बताओ। सर ऐसे ही। ये कौन सा रीजन है ऐसे ही? अच्छा अगला बताओ। अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ्स लैंड। कैपिटल है सर ये। ये कैपिटल है, क्यों? क्योंकि कभी कभार होगा ना, ये हमेशा का तो है नहीं। वही रिकरिंग नहीं है, ये नॉन रिकरिंग है इस वजह से। अच्छा देखो, कैपिटल और रेवेन्यू को जज करने के लिए ना रिकरिंग या नॉन रिकरिंग इतना सूटेबल तरीका है नहीं डिसाइड करने का, क्योंकि ऐसे तो यहाँ सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो ये इतना कोई रिलायबल मेथड है नहीं। ये 11th क्लास के स्टूडेंट को बता दिया जाता है, क्योंकि 11th क्लास के स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं। 11th क्लास के स्टूडेंट को क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन हो जाती है। और तुम्हें सीए में यही चीज समझनी है, स्कूल, हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्कूलिंग सिस्टम पूरा रट्टा है। अब तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा। जब मैं स्कूल में था ना, तो मुझे भी हर कोई ये बात बोलता था कि यार स्कूल में रट्टा है, मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता था क्या रट्टा है, सब कुछ तो समझ के कर रहे हैं। जिस तरीके से तुम्हें स्कूल में क्वेश्चन आता है, ऑब्वियसली रटवाई तो रहे हैं तुम्हें। कभी स्कूल में ऐसा हुआ है कि एक नया क्वेश्चन आया हो एग्जाम में, और अगर आता था तो ट्यूशन टीचर को पकड़ लेते थे कि सर ये कैसे हो सकता है। और सीए में तो ऐसा होगा ही कि एग्जाम में नए क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि सीए बोलता है क्वेश्चन का तुमने अचार डालना है, तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, अब हम तुम्हें कैसा भी क्वेश्चन दे तुम्हें सॉल्व कर लेना चाहिए। स्कूल में ये चीज चलती है कि कॉन्सेप्ट को गोली मारो, जो सेम क्वेश्चन क्लास में करना है वो सेम क्वेश्चन स्कूल में आना है। तो ये रट्टा नहीं है तो और क्या है, नया क्वेश्चन आता है बच्चे रो पड़ते हैं कि ये क्या आ गया, हम तो सोच ही नहीं सकते ये कैसे करना है। स्कूल में आपको क्वेश्चन क्या आता, अगर ये आता डिफाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर या डिफाइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तुम्हें समझ आया या नहीं आया डेफिनेशन से पता चलता है क्या? डेफिनेशन तो तोते की तरह बस याद कर लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ब्ला 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 ब्ला। बच्चों को तो अंग्रेजी नहीं आती, वो रट्टा मार के चले जाते हैं और उल्टी कर देते हैं।
कैसे पता चलेगा हमें कि आपको समझ आया है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जब तुम्हें इस तरीके से एक ट्रांजैक्शन दी जाएगी, तुम्हें बोला जाएगा ये ट्रांजैक्शन हुई है, अब बताओ कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू, तभी तो पता चलेगा कि बच्चे को समझ आया नहीं। डेफिनेशन से कैसे समझ आ जाता है? डेफिनेशन तो बच्चों ने एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल हर चीज की रटी हुई है, पर उन्हें समझ तो कभी आया नहीं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी तो आप फर्स्ट स्टेज पे हो सीए के, इंटर में और फाइनल में डेफिनेशंस डू नॉट मैटर। सीए में मुझसे आज कोई पूछे कि इस चीज की डेफिनेशन बोलो, पहले तो कोई पूछता नहीं। रियल लाइफ में लोग आकर के तुमसे डेफिनेशन नहीं पूछते, रियल लाइफ में लोग आकर के तुम्हें अपनी सिचुएशन बताते हैं। वो ये बताते हैं कि मेरी कंपनी में ऐसा ऐसा हुआ है, बताओ इसे, इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो मैं उसे क्या डेफिनेशन बता दूं? वो बोलेगा भाई डेफिनेशन तो मैं किताब से पढ़ लेता, तो मुझे ये बताना है कि इस ट्रांजैक्शन का क्या करूं। रियल लाइफ तो ऐसी चलती है, रियल लाइफ में कोई डेफिनेशन तो नहीं पूछता। और सीए का एग्जाम रियल लाइफ बेस्ड है, यहाँ पर भी वो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, वो बस आपको ट्रांजैक्शन दे रहा है और फिर पूछ रहा है कि बताओ क्या है कैपिटल रेवेन्यू। जिसने डेफिनेशन याद की हुई है वो तो गोल हो जाएगा, उसको तो समझ में नहीं आएगा। जिसको डेफिनेशन नहीं भी आती पर उसको पता है कि क्या चीज है, वो इसका आंसर दे देगा। और इम्पोर्टेंट चीज यही है। तो जैसे जैसे अब स्कूल तो खत्म हो ही चुका सबका, सीए में अब यही चीज समझो कि डेफिनेशंस का कोई खास इंपॉर्टेंस यहाँ है नहीं। डेफिनेशन तो कोई भी रट सकता है, उससे नॉलेज का क्या लेना देना। जब भी कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको क्वेश्चन करो कि मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि किसको कहाँ किस क्राइटेरिया में फिट करना है। अभी हम देखते हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू को कैसे जज किया जाता है, क्या कैपिटल है क्या रेवेन्यू है। देखो ये दोनों एक्सपेंडिचर है, दोनों केस में मेरी जेब से पैसा जाता है, खर्चा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट्स क्रिएट होते हैं, इतना तो सबको पता होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट्स क्रिएट होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस ही बोलते हैं। जो हमने आज तक 11th और 12th में एसेट्स पढ़े हैं ना, एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से क्रिएट होते हैं। और जो बाकी के एक्सपेंस हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक जो क्राइटेरिया है, रकरिंग नॉन रकरिंग, वो तो है ही। मैं बार बार बिजली का बिल देता हूँ तो ऑब्वियसली बार बार दे रहा हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और एसेट्स के केस में जैसे मैंने एसी खरीदा है तो मेरा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। अब कैसे जज किया जाएगा रकरिंग नॉन रकरिंग को साइड रखते हुए कि क्या चीज कैपिटल है और क्या चीज मेरे लिए रेवेन्यू है? देखो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो एक एसेट की एफिशिएंसी बढ़ाएगा या आपकी कंपनी की फ्यूचर में कॉस्ट सेव करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, या तो ये चीज एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज एफिशिएंसी, या रिड्यूस कॉस्ट, इन दोनों में से कोई एक फायदा होगा। तो और इससे होता क्या है, एसेट्स क्रिएट होते हैं, वो तो लिख ही दिया हमने। इसके अलावा अब अगर सीधी सीधी ट्रांजैक्शंस में देखना है, अगर तो मैंने कोई एसेट खरीदा, परचेज ऑफ एन एसेट, वो तो सीधा सीधा है ही कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस पर तो फिर ज्यादा बहस करने की जरूरत ही नहीं। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट ही क्रिएट हो रहा है तो मैंने बोलना ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं एसी ले आया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नहीं है। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी वहां आती है, मैंने अपनी एसी में रिपेयर कराया है। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो एसी में रिपेयर हुआ है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इस चीज को कैसे जज करें? तो हमें ये देखना होता है क्या जो रिपेयर हुआ है, क्या जो खर्चा हुआ है, उसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ी है या कॉस्ट कम हुई है, इन दोनों में से कोई एक चीज हुई है। जिन्हों कुछ बोलना है? वो हम कैसे देखेंगे? एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी सर? सर्विस के बाद तो मतलब चलता तो नॉर्मल ही है, होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगी। तो बोला एसी का रिपेयर हुआ है, ये तो तुमने अज्यूम कर लिया कि उसकी सर्विस हुई है। एसी में रिपेयर कई तरह के हो सकते हैं, मैंने एसी की सर्विस नहीं बोला है, मैंने बोला एसी का रिपेयर हुआ है। सर्विस तुमने खुद से अज्यूम किया। अगर आप सर्विस बोलते हो तो ऑब्वियसली वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसका रीजन क्या है? देखो एक एसेट के केस में कैसे डिसाइड करेंगे अगर उस पर रिपेयर कराया जाता है,
अब मेरा एग्जांपल ध्यान से समझना, अब ये मत पूछना कैसे, कि मेरा जो एग्जांपल है वो एक्चुअली, चलो अभी मैं पहले लिख देता हूँ। मैंने ना एक कार खरीदी, ये कार कितने सीसी की खरीदी मैंने, लेट्स से 1600 सीसी की, 1600 सीसी क्यूबिक जो इसके इंजन कैपेसिटी होती है वो है, ठीक है। ये 1600 सीसी की मैंने कार खरीदी। अगर मैं इस कार में कोई ऐसा खर्चा, ऐसी कोई रिपेयर कराऊं जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए या इसकी कॉस्ट कम हो जाए, तो मैं बोलूंगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब क्या हुआ, 2 महीने के बाद ये कार गई सर्विस में, क्या इससे इस कार की एफिशिएंसी बढ़ेगी? ये तो नॉर्मल मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस हो रही है गाड़ी की। इस सर्विस पे मैंने, मेरे से उन्होंने पैसे मांगे, मैंने दे दिए 2000 रुपए। अब ये चीज और याद रखना, कैपिटल और रेवेन्यू में स्कूल में ऐसा सिखा दिया जाता है, बड़ा खर्चा हो तो कैपिटल है, छोटा खर्चा हो तो रेवेन्यू। ऐसा कुछ नहीं है, करोड़ों का खर्चा भी रेवेन्यू हो सकता है और 10,000 रुपए का खर्चा भी कैपिटल हो सकता है। अमाउंट का कोई लेना देना नहीं है कैपिटल और रेवेन्यू में। और यही सेम चीज आपके साथ क्वेश्चन करेगा कि छोटा सा अमाउंट लिखेगा, कई बच्चे ये जज करेंगे कि अमाउंट छोटा है तो रेवेन्यू होगा। अमाउंट से कभी जज नहीं कर सकते हम, ठीक है। आपने सर्विस कराई, उन्होंने आपसे 5000 रुपीज मांग लिए, आपको ये देखना है कि खर्चे से हुआ क्या है एसेट का, क्या इसकी एफिशिएंसी बढ़ी, और किस दिन की एफिशिएंसी से कंपेयर करेंगे हम, जब एसेट की ओरिजिनल एफिशिएंसी थी ना उससे कंपेयर करेंगे। देखो बच्चे यहाँ ये आर्ग्यू कर सकते हैं, सर ये गाड़ी 2 महीने जब चल रही थी ना, तो ओरिजिनल जब हमने गाड़ी खरीदी थी तब से लेकर के बस एक दिन पहले जब ये सर्विस में गई है, उस दिन इस गाड़ी की एफिशिएंसी बहुत कम थी, सर्विस से वो एफिशिएंसी बढ़ी है। तो हमारा कंपैरिजन एसेट की सबसे ओरिजिनल, जो ओरिजिनल कंडीशन थी जिस दिन तुम गाड़ी लाए थे, इस दिन की एफिशिएंसी से कंपैरिजन करना है, ठीक है। ये सर्विस से क्या ओरिजिनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी? क्या ऐसा होगा 1600 सीसी की गाड़ी की सर्विस कराओगे, अब वो 1700 सीसी वाली गाड़ी की तुम्हें परफॉर्मेंस देगी? नहीं हो सकता ना। हालांकि 2 दिन पहले गाड़ी जिस कंडीशन में थी उससे तो आज बेटर ही परफॉर्म करेगी, इसलिए तो सर्विस कराया है। पर मैं 2 दिन पहले वाली कंडीशन से कंपेयर करता ही नहीं, मैं एसेट की ओरिजिनल कंडीशन से कंपेयर करता हूँ। तो ये कार मेरे पास सर्विस हुई, मैं बोलूंगा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मतलब सर जैसे कोई मेजर रिपेयर कराएंगे, जैसे कोई मेजर रिपेयर है, कोई इंजन इशू, ये सब, तो उससे अगर कॉस्ट रिड्यूस हो रही है या फिर एफिशिएंसी बढ़ रही है तो उसमें आएगा वो कैपिटल में। देखो ये रेवेन्यू है। अब मैं तुम्हें एक दूसरा केस देता हूँ, ऑल्दो रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, तुम बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, गाड़ी का इंजन ही बदलवा दिया सीसी का। मैं एग्जांपल बस दे रहा हूँ कि ये कार में आपने क्या करवाया, ये 1600 सीसी था ना, तुमने इसे अपग्रेड करा लिया, तुमने इसको करा लिया 1800 सीसी। ऐसा हो नहीं सकता साइंटिफिकली, मतलब टेक्निकली, पर मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुमने 1600 वाले सीसी को 1800 सीसी करवा लिया। ओरिजिनली जब आप गाड़ी खरीद के लाए थे वो आपको 1600 सीसी वाली परफॉर्मेंस देती थी, अब तुमने उसे अपग्रेड करा लिया 1800 सीसी पे। इसको, इस पे जो भी पैसे खर्च होंगे, चाहे छोटे से पैसे खर्च हो या बहुत बड़ा पैसा खर्च हो, उसे मैं बोलूंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। या दूसरी चीज, जिस दिन आप इस गाड़ी को खरीद के लाए थे ये आपको माइलेज देती थी 18 किलोमीटर पर लीटर, ठीक। जब हम रिड्यूस कॉस्ट की बात करते हैं तो गाड़ी 1 लीटर में 18 किलोमीटर चलती थी। तुमने क्या कराया, इसमें कोई सर्टन वॉल्व्स चेंज कराया, इसमें ना वॉल्व चेंज हुए, वो वॉल्व चेंज कराने की वजह से ये गाड़ी अब माइलेज देती है तुम्हें, बढ़ गई 20 किलोमीटर पर लीटर। मुझे बताओ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ या रेवेन्यू हुआ? कैपिटल। ये कैपिटल हुआ, कैपिटल। क्योंकि कार की जो ओरिजिनल जो कॉस्ट थी वो तो अब रिड्यूस हो गई ना, अब गाड़ी ज्यादा चलती है। अब ये वॉल्व की कॉस्ट सिर्फ ₹10,000 थी बदलवाने की, तो भी ये कैपिटल है, क्योंकि ये खर्चा कराने की वजह से गाड़ी अब रिड्यूस कॉस्ट पे काम करती है। और अब इस पे हम वापस आते हैं, मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, वो अमाउंट लिख भी नहीं रहा और हम चाहिए कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल हो गया, कॉस्ट रिड्यूस। हाँ, क्योंकि मैंने आपको ये जो कॉस्ट, ये जो आपने खर्चा किया है, इससे आपके बिजनेस के वर्किंग एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, तो ये आपको फ्यूचर के यही बेनिफिट्स तो दे रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं बताऊंगा नहीं, ये तुम्हें बताना है।
मैंने एक घर कंस्ट्रक्ट करवाया, ठीक है, एक घर बनवाया मैंने, ये हाउस है। इस हाउस को जिस दिन मैंने कंस्ट्रक्ट कराया ना, जिस दिन कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, इसमें थे 3 फ्लोर्स, ठीक। अब एक दिन क्या हुआ, यहाँ हो गया कुछ टाइम, एक बड़ी जोर से एक साइक्लोन टाइप आया, आंधी तूफान बहुत तेज, और इस घर के 2 फ्लोर गिर गए। जो 2 फ्लोर्स थे ये कोलैप्स कर गए। अब ये मत बोलना कि सर आंधी में फ्लोर गिर जाते हैं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तरह। तो जब इसके 2 फ्लोर गिर गए, मैंने दोबारा से 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कराए। अब 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कराने में खर्चा तो होता है, अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 2 फ्लोर्स। मुझे एक बात बताओ, इस रिकंस्ट्रक्शन में मेरे ₹20 लाख खर्च हो गए, ये रिकंस्ट्रक्शन कैपिटल है या रेवेन्यू है? कैपिटल। क्यों? आपने एसेट क्रिएट किया ना फिर से एक बार, मैंने एसेट क्रिएट किया फिर से आपने 2 फ्लोर बना के। अच्छा, सबको कैपिटल ही लगता है? एक बार बाकी सब भी बोल लो, आपको क्या लगता है, कैपिटल है रेवेन्यू है? कैपिटल है सर। कैपिटल है। और बाकियों को क्या लगता है? बोलो, कुछ तो लगता होगा। सर कैपिटल ही लग रहा है। कैपिटल ही लग रहा है। देखो, इसका आंसर है रेवेन्यू, क्योंकि मैंने आपको ये बोला था एसेट में जो इंप्रूवमेंट कराई जा रही है, आप चेक करोगे ओरिजिनल जो एसेट था, तुम्हारे ओरिजिनल एसेट में कितने फ्लोर थे? 3 थे। तुमने अब जब दोबारा कंस्ट्रक्शन, 2 गिर गए, तुमने दोबारा कंस्ट्रक्शन कराई है, तो भी तो दोबारा 3 फ्लोर ही बन रहे हैं। क्या जिस जो एसेट की पहले एसेट जो, अब इसमें कोई परफॉर्मेंस तो है नहीं, पर जो एसेट का पहले स्टैंडर्ड था, क्या स्टैंडर्ड था कि ये एक घर है, इसमें 3 फ्लोर है। मैंने आपको बोला था आपने कंपैरिजन करना है एसेट की ओरिजिनल कंडीशन से। जिस दिन एसेट में रिपेयर हुए हैं, क्या उसकी ओरिजिनल कंडीशन से बेटर हो गया? वो नहीं, ओरिजिनल कंडीशन में भी 3 फ्लोर थे, आज भी उसमें 3 फ्लोर है, तो ये जो खर्चा हुआ ये रेवेन्यू है। पर अगर मैं 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग में आज एक 4th फ्लोर कंस्ट्रक्ट कराऊं, तो उसका स्टैंडर्ड बढ़ता है, इस खर्चे को मैं कैपिटल बोलूंगा। ठीक है, यही चीज समझने वाली है कि एक एसेट की ओरिजिनल, मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास एक कार थी, इस कार का हो गया एक्सीडेंट, मैंने इस कार को धीरे बोल। क्या वो जानवी ट्राई करने देनी थी। जानवी माइक म्यूट कर लो। मेरे पास एक कार थी, इस कार का हो गया एक्सीडेंट, और बहुत बुरा वाला, बिल्कुल स्क्रैप बन गई ये कार। ठीक है, इस टाइम पर ये एक्सीडेंट के बाद कार की कंडीशन स्क्रैप जैसी होगी। सर वैसे ये रेवेन्यू होगा ना जो ऊपर आपने बताया था? हाँ, ये तो मैं बता चुका हूं। हाँ हाँ ठीक। एक कार का एक्सीडेंट हुआ, वो कार बिल्कुल स्क्रैप बन गई। अब मैंने इस कार को दोबारा से बनवाया, मैकेनिक की शॉप में ये कार दोबारा से बनी, और अब ये बिल्कुल उसने मेरे को नई कार करके दे दी। अब अगर मैं पूछूं ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, आप कंपैरिजन अगर यहां से करोगे कि सर देखो गाड़ी स्क्रैप हो गई थी, स्क्रैप से कार बन गई तो एफिशिएंसी बढ़ गई, तो ये गलत है, क्योंकि तुम एसेट की ओरिजिनल कंडीशन से कंपैरिजन करोगे। तुम ये देखोगे कि यहाँ पर सर जो आपकी कार थी ये 1600 सीसी की थी, और ये इवेंट मैटर ही नहीं करता, बीच वाला इवेंट मैटर नहीं करता, हम एसेट की ओरिजिनल कंडीशन से उसे कंपेयर करते हैं कि अब जो उस पे इंप्रूवमेंट्स की गई है, क्या उससे उसकी ओरिजिनल कंडीशन की एफिशिएंसी बढ़ी है? बीच में एक्सीडेंट हो गया, बिल्डिंग 3 फ्लोर की थी, आंधी आई, फ्लोर गिर गया, दीवार गिर गई, फिर से दीवार बनवाई, ये सब रेवेन्यू है, क्योंकि ओरिजिनल कंडीशन से थोड़ी ना स्टैंडर्ड बढ़ा है हमारा। 3 फ्लोर। पर सर मतलब हम जब भी कैपिटल रेवेन्यू देखे तो 2 ही वो क्राइटेरिया देखे, रिड्यूसिंग कॉस्ट और जो दूसरा आपने बताया था। हाँ, दो क्राइटेरिया। रिकरिंग नॉन रिकरिंग से ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाएगा हमें।
ऑल्दो दिस इज आल्सो अ फीचर, बट जब आपको चेक करना है तो आप एक ही चीज चेक करोगे कि क्या एफिशिएंसी बढ़ी, और एफिशिएंसी में सबसे जरूरी यही है किस दिन से कंपेयर करोगे एफिशिएंसी को, एसेट की ओरिजिनल कंडीशन की एफिशिएंसी से आज की एफिशिएंसी को। बीच वाले इवेंट की एफिशिएंसी से कंपेयर करोगे तो हर खर्चा कैपिटल लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, किसी का एसी बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई कभी उसकी उसमें सर्विस कराएगा? सर्विस इसीलिए कराई जाती है ना कि एक साल के बाद एसी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, तो सर्विस की वजह से परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क आता है। बट हम एसी की सर्विस से पहले वाली परफॉर्मेंस से उसका कंपैरिजन नहीं कर रहे, मैं कंपैरिजन करता हूँ जिस दिन मैंने एसी खरीदा था उस दिन से लेकर के आज दिन की परफॉर्मेंस बढ़ी है, वरना तो सर्विस भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कैपिटल और रेवेन्यू के टाइम पे। तो नेक्स्ट पर आते हैं, अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी टू डिफेंड अ सूट claiming that the firm's factory site belong to the plaintiff's land। देखो रेवेन्यू है, क्योंकि इससे फर्म को कोई ना तो रिड्यूस्ड कॉस्ट है ना इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी है, ये तो बस एक केस है जिसके लिए आप लॉयर को फीस दे रहे हो, तो ये आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होने वाला है। Third, rings and pistons of an engine were changed at a cost of 5,000 to get fuel। कैपिटल होगा, कैपिटल, क्योंकि हमारी फ्यूल एफिशिएंसी इससे बढ़ती है। अब एक चीज और ध्यान रखना, उसने अमाउंट क्यों लिखा 5,000? क्योंकि कई बच्चे छोटा अमाउंट है, उन्हें लगेगा सिर्फ 5,000 रुपए, वो बोलेंगे रेवेन्यू है, इसीलिए वो अमाउंट लिख रहा है, पर अमाउंट मेक्स नो डिफरेंस, आपको अमाउंट देखना भी नहीं है। Compensation of 2.5 crores paid to workers who opted for रेवेन्यू रेवेन्यू है, कोई हमें खास फर्क नहीं पड़ता जो ये कंपेंसेशन दिया है हमने। अब ये कंपेंसेशन का अमाउंट तो बहुत बड़ा है, बट अगेन जितना भी बड़ा अमाउंट हो इट मेक्स नो डिफरेंस, बड़ा या छोटा अमाउंट मेक्स नो डिफरेंस, ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट है कैश बुक, प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम। हाँ जी सर ऐसे भी हो सकता है जैसे हमने आपने ऊपर एग्जांपल दिया था हाउसेस का, तो हमने पहले थोड़ा ज्यादा अमाउंट का बनवाया, फिर वो उसको जब रिकंस्ट्रक्ट कराया तो हमारा पैसा थोड़ा कम लगा, तो ऐसा क्वेश्चन भी कोई आ सकता है और उसमें अमाउंट का कोई अमाउंट से फर्क ही नहीं पड़ता, कम लगे या ज्यादा लगे। अच्छा ठीक है सर। इम्प्रूवमेंट देखोगे आप, उसका स्टैंडर्ड देखोगे, आपको पैसों से कोई मतलब ही नहीं है इससे। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। और एक और चीज हो सकती है, एक और चीज जो इन एग्जांपल्स में भी कवर नहीं हुई, एक चीज और हो सकती है, एक एसेट को मैंने एक एसेट को रेडी करने के लिए जो खर्चा किया गया है, जैसे एक इसी में एक क्वेश्चन है आपकी बुक में ही है, एक सिनेमा हॉल है, वो सिनेमा हॉल के लिए आपने लाइसेंस लिया है, बिना उस लाइसेंस के वो सिनेमा हॉल वर्किंग कंडीशन में आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस लेना है। ये खर्चा कैपिटल है या रेवेन्यू है? ये कैपिटल है। एक और चीज याद रखना, एनी एक्सपेक्ट 11th में ये तो करा था जर्नल करते हुए कि वो खर्चा जो एसेट को उसकी प्रेजेंट कंडीशन तक लाने के लिए किया जाता है वो उसी में डाल देते हैं, वो उसी में डाल देते हैं, वो क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम मान लेते हैं। तो कोई भी एसेट, उस एसेट को रेडी टू यूज कंडीशन तक लाने के लिए उस पर आप जो सा भी खर्चा करते हो वो सारा का सारा खर्चा आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन साइट है, आप ना एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, बड़ी सी बहुत बड़ी सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, तो यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब क्योंकि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली बहुत सारी लेबर की जरूरत होगी, लेबर कॉस्ट इनकर करोगे। अब ये लोग रहेंगे कहाँ? तुमने ना इनको टेम्पररी टेंट्स कंस्ट्रक्ट करा करके दिए, इस बिल्डिंग के साथ ही एक साइट पे आपने टेम्पररी टेंट्स बनवाए, ये टेम्पररी टेंट्स बनवाने में खर्चा आया होगा, ये खर्चा आ गया ₹1 लाख, मैं ऐसे एक एस्टिमेट ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना होगा। ये ₹1 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों? ये खर्चा आपको करना जरूरी है अपना एसेट को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए।
अगर आप टेम्पररी टेंट्स नहीं बनवाओगे, लेबर कहाँ रहेगी? लेबर नहीं रहेगी तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? तो वो जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो हम इनकर करते हैं एक एसेट को प्रेजेंट उसकी रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए, वो कैसा भी एक्सपेंस हो, वो सारे एक्सपेंसेस कैपिटल है और वो उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो एक सिनेमा हॉल पूरा बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, बट जो उसकी लाइसेंस फी है अगर वो नहीं मिलेगी तो हम उसको हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वो लाइसेंस फी का खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये एक और केस है जो हो सकता है, इसका ध्यान रखना। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस वही होते हैं, वो खर्चे जो मुझे सिर्फ इस साल बेनिफिट देने वाले हैं, इसी साल के अंदर अंदर उनका बेनिफिट मिलेगा। मैं किसी को रेंट देता हूँ तो मेरा कोई फ्यूचर का बेनिफिट थोड़ी ना हो रहा है, वो एक महीने का रेंट ले लेगा, उसके बाद फिर आएगा और बोलेगा नहीं दो। मैं किसी को सैलरी देता हूँ तो वो अगले महीने फिर से आके सैलरी मांगेगा, कोई फ्यूचर का बेनिफिट तो मेरे को इससे मिलने नहीं वाला। तो ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। टाइम कितना हो गया मेरा? 2:30। Prepare a triple column cash book from the following transactions and bring down the balance for the start of next month. ट्रिपल कॉलम कैश बुक तो सबने बनाई होगी, डिस्काउंट का कॉलम ऐड हो जाएगा इसमें। आई डो नॉट थिंक कि ये कोई खास इंपॉर्टेंस रखता है, इसको हम छोड़ सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, इसमें एक ट्रांजैक्शन थी, ये देखो जो 24th वाली ट्रांजैक्शन है, 24th वाली देखो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम पारुल 1430, ठीक है, और उसके नीचे देखो डिपॉजिटेड पारुल्स चेक इनटू बैंक। ये तो सबको पता होगा कि अगर, और वो ट्रांजैक्शन है 26 की, अगर चेक रिसीव करने की डेट अलग है और उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने की डेट अलग है, तो पहली डेट पर हम चेक को कैश रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना, और नेक्स्ट डेट पर उसकी एंट्री बैंक को डेबिट करने वाले हैं। ये एक चीज है ध्यान रखने वाली इसमें, बाकी तो आई थिंक दिस इज। सर जो ये बैंक में डालेंगे फिर इसमें कॉन्ट्रा एंट्री होगी या नॉर्मली होगी सिर्फ बैंक में सीधा? कॉन्ट्रा ही होगी, क्योंकि आप अपना कैश तब कम कर दोगे और बैंक को डेबिट कर दोगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 2-3 कर लेते हैं, बाकी का होमवर्क में होगा, वो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। The following mistakes were located in the books of a concern after its books were closed and a suspense account was opened in order to get the trial balance agreed। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना, books have been closed, तो अगर हम बुक्स को क्लोज कर देते हैं उस केस में उस केस में अगर कोई एक्सपेंस या इनकम का रेक्टिफिकेशन है तो वहां पर हम क्या लिखते हैं? कोई डिफरेंस होता है अगर बुक्स अभी ओपन है या बुक्स क्लोज्ड है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कोई फर्क पड़ता है? बोलो। नहीं पता ये चीज? नहीं। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, पहली एंट्री की रेक्टिफिकेशन बोलो। सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1000, इसका जर्नल, इसका रेक्टिफाइंग एंट्री बोलो। सेल्स टू सस्पेंस। सेल्स टू सस्पेंस। अब मैं इसका उसका रीजन ये है कि अगर सेल बुक ओवरकास्टेड है मतलब क्रेडिट बैलेंस ज्यादा, सेल का तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो डेबिट कर देंगे। क्रेडिट 1000 ज्यादा लिख दिया तो सेल को डेबिट कर दो, और दूसरी साइड कुछ है नहीं, वन साइडेड एरर है, तो सस्पेंस ही यूज करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका आंसर क्या है। वहां पर सेल वर्ड नहीं यूज हुआ होगा, वहां पर वर्ड क्या यूज हुआ होगा? इस क्वेश्चन में होगा फोर्थ का बी। फर्स्ट एंट्री देखो फोर्थ के बी में, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। इसका रीजन ये है कि इस क्वेश्चन में बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, जितने इनकम और एक्सपेंसेस थे उनके बैलेंसेस कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए होंगे, तो अब उन लेजर्स में तो बैलेंस बचा ही नहीं है। इस टाइम पर जब बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, सेल भी जीरो, मतलब जितने इनकम थी सारी जीरो हो चुकी, जितने एक्सपेंसेस थे सारे जीरो हो चुके, उन सबके बैलेंसेस तो हमने ट्रांसफर कर दिए। तो अब मैं जब रेक्टिफाई कर रहा हूँ तो सेल में तो बैलेंस ही नहीं है ना रेक्टिफाई करने के लिए, तो अब मैं एक अलग से P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना लूंगा, जितने भी एक्सपेंसेस
और जितनी भी इनकम्स है जब भी वो आएंगी रेक्टिफिकेशन के लिए उनकी जगह में P&L एडजस्टमेंट लिखने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर सेल्स टू सस्पेंस हमने जर्नल बनाया था, पर क्योंकि बुक्स क्लोज हो चुकी है, क्वेश्चन में पहली लाइन ध्यान से पढ़ना, अगर बुक्स क्लोज हो चुकी हैं तो आप सेल्स टू सस्पेंस से लिखोगे, आप P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस लिखोगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, मतलब ये है जिस भी साइड इनकम या एक्सपेंस डेबिट या क्रेडिट हो रही होगी उस इनकम या एक्सपेंस के नाम की जगह P&L एडजस्टमेंट लिख देना, बस, और कोई डिफरेंस नहीं। अब सेकंड वाला देखते हैं। A sale of 5,000 to X was wrongly debited to the account of Y. इसका रेक्टिफाइंग एंट्री बोलो। मुझे आवाज नहीं आई, किसी का माइक अनम्यूट तो हुआ था। X account debit to Y's account. हाँ, क्योंकि हमने डेबिट करना किसको था, X को, पर हमने कर किसको दिया, Y को, तो Y को तो वापस क्रेडिट कर दो, और जो X है उसे डेबिट करना ही था तो हम उसे डेबिट कर देंगे। पर उससे पहले मुझे एक चीज बताओ, आप लोग रेक्टिफिकेशन करते कैसे हो? आप करेक्ट लिखते हो, इनकरेक्ट लिखते हो, इनकरेक्ट का रिवर्स, ऐसे वाला? सर माइंड में ही करते हैं, मतलब पहले करेक्ट सोच ली फिर इनकरेक्ट, हाँ, उसके बाद सब ऐसे ही करते हैं ना, या कोई ऐसे करता है कि वो करेक्ट लिखता है फिर इनकरेक्ट फिर रिवर्स करता है, जैसे 11th में करते हैं, कोई ऐसे करता है? सर ने तो ऐसे ही करवाई थी कि पहले करेक्ट लिखवाना फिर इनकरेक्ट, फिर हाँ, जो सेम होता है वो नलिफाई हो जाता है, फिर जो बचता है वो करेक्ट का डेबिट सेम आता है उसका, वो ऐसे करवाया था सर ने तो। हाँ, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही करनी है, स्टार्टिंग तो आप ऐसे ही करोगे, स्टार्टिंग तो ऐसे ही करोगे, पर धीरे धीरे तुम्हें खुद को यही ट्रेन करना है कि तुम इसे मेंटली कैसे कर लोगे, क्योंकि स्टार्टिंग तो यार ऑब्वियसली ऐसे होगी, अगर किसी बच्चे को वो रेक्टिफिकेशन पहली बार कर रहा है या 11th के बाद भी आप भूल जाते हो, आप इसको सीए फाउंडेशन में पहले कर रहे हो, तो इनिशियली टीचर तो ऐसे ही बताएगा, टीचर तो ये सबको थोड़ी ना बोल देगा कि माइंड में करो, आधे बच्चे तो भाग देंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगा माइंड में कैसे करना है। तो ऑब्वियसली द इजीएस्ट वे इज कि आप इसे लिख के करो, पर धीरे धीरे खुद को इस चीज के लिए भी तो ट्रेन करो कि आप ऐसे मेंटली कर पाओ धीरे धीरे। ये तो इंडिविजुअल लेवल पे स्टूडेंट को ही एफर्ट करना है, क्योंकि टीचर तो दिमाग में ऑब्वियसली खुद कर ही लेगा, ऐसा थोड़ी है टीचर नहीं कर सकता इसलिए वो लिखवा करके करा रहा है, वो लिखवा करके इसलिए करा रहा है कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए, पर एक बार समझ में आ गया कि इसका प्रोसीजर क्या है तो उसके बाद उसे दिमाग में करना शुरू करो, वो तुम्हारे लिए बेटर है, तुम्हारा टाइम बचेगा उस चीज से। तो यहाँ हमने एंट्री बनाई थी X to Y 5,000। अब नेक्स्ट मैंने आंसर देख लिया तो मुझे पता है कि कोई एक्सपेंस या रेवेन्यू है, तो इसमें ध्यान से आंसर देना। थर्ड वाले में जनरल एक्सपेंसेस 180 was posted in general ledger as 810। पहले इसकी जर्नल बना लो। सर ये जर्नल लेजर जो है ये एक्सपेंसेस वाला ही है ना, हाँ, मतलब दोनों सेम चीजें है ना ये? सेम चीज है, बस अमाउंट की गलती कर दिया। डिफरेंस निकाल लेते हैं, 810 में से 180 माइनस करके, सेम एंट्री होगी डिफरेंट, मतलब डिफरेंस अमाउंट से। हाँ, अभी आप सोचो कि आपने जो ये जनरल एक्सपेंसेस हैं इन्हें डेबिट ज्यादा कर दिया या क्रेडिट ज्यादा कर दिया, क्या ज्यादा कर दिया? एक्सपेंस को तो हम डेबिट करते हैं, मैंने एक्सपेंस को डेबिट करना था 180 से, पर मैंने किया क्या, मैंने उसे डेबिट कर दिया 810 से, मतलब 630 से ज्यादा डेबिट किया है। रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करूं? सस्पेंस टू जनरल एक्सपेंसेस 630। हाँ, पर इनकम या एक्सपेंस पर आप इनकम या एक्सपेंस का नाम नहीं लिखोगे क्योंकि बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, आप क्या लिखोगे, P&L एडजस्टमेंट। तो इसकी एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू P&L एडजस्टमेंट 630। चेक कर लेते हैं। सर एक बार फिर से रिपीट करना, वो नेट थोड़ा स्लो है। सेम जर्नल जेनू, बट आप एक्सपेंसेस या इनकम का नाम नहीं लिखोगे, आप P&L एडजस्टमेंट लिखोगे।
ये देखो सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट 630। हम जनरल एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे क्योंकि बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, और बुक्स क्लोज हो चुकी होती हैं तो हम एक्सपेंसेस और इनकम के नाम नहीं लिखते, फिर हम P&L एडजस्टमेंट लिखते हैं उनकी जगह। ठीक है, ओके सर। अभी के लिए आई थिंक ये काफी है। आपका होमवर्क क्या है? इसी रेक्टिफिकेशन के हमने 3 कर लिए ना, कितने बचे? 4 बचे हैं, 4 होमवर्क में करना। ठीक है, ये जो नेक्स्ट 4 है ये होमवर्क है,